नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। और अशोक साहब, बहुत सी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं पिछले हफ्ते, और हम लोग एक बिल्कुल थोड़ा सही। उसका मोटे मोटे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका एक जायजा ले लेते हैं। हम आपके क्या विचार हैं उसको समझते हैं। एक बड़ी चीज ये हुई कि बीजेपी ने तो टुकड़ों में अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे। कांग्रेस की लिस्ट आ गई। कांग्रेस के भी राजस्थान को छोड़ के बाकी 3 जगह की लिस्ट आ गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बैलेंस लिस्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ठीक लिस्ट नहीं है। एक एक नाम को लेके थोड़ा वो है कि जो शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट शायद वो जो एक नए व्यक्ति को, जो थोड़े कलाकार हैं, हनुमान जी बने हैं किसी सीरियल में, उनको लेके कुछ लोगों का कहना है कि भाई नए नए आए हैं, 4 महीना हुआ है, उनको टिकट दे दिया। लेकिन बाई एंड लार्ज कांग्रेस में अभी तक कोई विद्रोह नहीं दिखाई दे रहा है कि जो लोग हल्ला मचा रहे हों या ये कह रहे हों कि हम लड़ेंगे या हम चले जाएंगे। कांग्रेस की टिकट और उसको देके आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली लिस्ट अनाउंस की, दूसरी लिस्ट अनाउंस की, एक तीसरी लिस्ट सिर्फ एक नाम की अनाउंस की और उसके बाद चौथी लिस्ट आई। तो पहली लिस्ट में वो तमाम सीटें थी जो 2 बार लगातार बीजेपी हार गई थी। लेकिन आनंद जी, आप मानिए, उस हारी हुई सीट पे भी जब केंद्रीय नेतृत्व ने अपने लोग थोपने का प्रयास किया, सारे जगह पे भयावह विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह सोशल मीडिया पे रिएक्ट होने तक नहीं था। कपड़े फाड़े गए, ऑफिस तोड़े गए, रैलीज निकाली गई, ट्रैक्टर रैलीज निकाली गई और एक विरोध बहुत बड़ा हुआ। दूसरी लिस्ट में इन्होंने 7 सांसद उतारे और कुछ हारी हुई सीटें थी। दूसरी लिस्ट में सिर्फ 3 सीटें ऐसी थी जो इनकी जीती हुई थी और तीनों के इन्होंने उम्मीदवार बदले। एक ने अपनी पार्टी बदली है, एक प्रहलाद पटेल को उतारा, इसलिए प्रहलाद पटेल के जो कजिन थे उन्हीं की जगह प्रहलाद पटेल, तो उसका टिकट कटा। और एक पेशाब कांड में जो एक शुक्ला जी अटके हुए थे, मतलब उनका कोई बेचारा की डायरेक्ट दोष नहीं था, उनके कार्यकर्ता ने किया तो उसका नाम कटवा दिया। वह रीति पाठक को उतारा गया। तो इन 7 सांसदों को उतारने के बाद वहां ये बात तय हुई कि कितने लोगों को, और एक कैलाश विजयवर्गीय को उतारा 7 के बाद, वो भी उसी बलन के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया। वह मुख्यमंत्री की दावेदारियों की भरमार लगी है। 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं। तोमर भी बड़े कद्दावर नेता है, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, ठाकुरों के नेता है। और गोल्डन मुरैना भिंड के बड़ा वर्चस्व है उनका, तो वो भी एक दावेदार है मुख्यमंत्री पद के। प्रहलाद पटेल ओबीसी फेस है, वो भी दावेदार है। एक आदिवासी मंत्री है, वो भी दावेदार है। स्वयं शिवराज तो दावेदार है ही। कैलाश जी कई सालों से कपड़े सिलवा के बैठे हैं, वो भी दावेदार है। और एक आधा दर्जन मंत्री है उनके कैबिनेट में। और वो आधा दर्जन मंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन मंत्रियों के वक्तव्य है ओपन पब्लिक में, क्योंकि इस बार किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई मुख्यमंत्री की, तो भगवान चाहे तो मेरा भी नंबर लग सकता है, मैं भी वरिष्ठ हूं। ऐसे 6-6 लोग बोल चुके हैं, तो वहां पे 10-15 दावेदार हैं। मुझे लगता है बुधनी से शिवराज सिंह के खिलाफ जो कमजोर कैंडिडेट उतारा, वो कांग्रेस की एक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि शिवराज आने वाले समय में मोदी विरोधी जो एक ग्रुप बनेगा बीजेपी में, उसमें शिवराज भी एक कद्दावर नेता होंगे, क्योंकि मोदी जी से सीनियर है, ज्यादा देर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिर्फ मोदी अमित शाह और शिवराज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी ये हिंदू मुसलमान के दंगे कहो या हिंदू मुसलमान के जो एक दूसरे का भय दिखाते हैं, इस भय को कैश करने वाले नेता है। और शिवराज जो है वो सोशल इंजीनियरिंग, वो खुशाबू ठाकरे, राजमाता सिंधिया, पटुआ, ऐसे लोगों के हाथ से निकले हुए तपे हुए राजनीतिज्ञ हैं। तो यदि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो शिवराज सिंह की राजनीति और सोच इन दोनों गुजरातियों से कई आगे है। ऐसे में शिवराज यदि चुनाव हार जाते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोध खत्म हो जाएगा बीजेपी में मोदी का। उस विरोध को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली उनके खिलाफ कमजोर आदमी उतारा, ताकि वो किसी भी हालत में चुनाव जीत के आए। भले ही सत्ता में कांग्रेस आएगी, लेकिन एक जीता हुआ विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री ये वोकल हो सकता है, ये बता सकता है कि बीजेपी की हार मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं हुई कि शिवराज कमजोर पड़ गए थे, इसलिए हुई कि दिल्ली वालों ने टिकट बांटे थे।
और यही मैसेज देने जा रहा है। तो दो जी लिस्टों में हुआ विद्रोह, और तीसरी लिस्ट तो आपको इतनी हास्यास्पद लगेगी, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि स्टैलिन ने जब सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा बीजेपी, पूरा संघ टूट पड़ा इंडिया गठबंधन पे, और खासकर कांग्रेस पे, कि आप भी सनातन के विरोधी है, क्योंकि सनातन के विरोध करने वाले के साथ बैठे वो पार्टी का आपको इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। या तो उसे इंडिया गठबंधन के बाहर करिए, या आप बाहर हो जाइए, और ये सनातन धर्म के खिलाफ है, ये मान लीजिए। ऐसा कैश टू 22 सिचुएशन में फंसा दिया कांग्रेस को। हालांकि जब भी गठबंधन होता है तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में सनातन धर्म का जिक्र नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि सनातन धर्म के खिलाफ ये डीएमके की राजनीति है। उनकी पैदाइश ही सनातन धर्म के खिलाफ हो गई। लेकिन मैं ये सारा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इन्होंने एक महिला को टिकट दिया जो तीसरी लिस्ट सिर्फ एक नाम की थी, छिंदवाड़ा जिले की, गोंडवाना पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। उसके पिताजी के मरने तक वो अध्यक्ष थे, फाउंडर थे गोंडवाना के। और उस पार्टी का जो मेन मकसद है वो सनातन का विरोध है। वो रावण की पूजा करते हैं, रावण को जलाने नहीं देते, रामायण की कॉपियां जलाते हैं, आदिवासियों को किसी भी हालत में हिंदू नहीं मानते। वो बोलते हैं आदिवासियों का हमारा एक बड़ा देव है, हम उसकी पूजा करेंगे, आपके भगवान हम पे मत छोपिए। ये मूवमेंट जिंदगी भर चलाने वाली वो महिला आज भाजपा की मजबूरी हो गई है, क्योंकि छिंदवाड़ा में इनके पास उम्मीदवार नहीं, तो वो एक लिस्ट आ गई है। ये मैं भाजपा की मजबूरियां गिनवा रहा हूं आप। जी और जी उसके बाद जो बाद में जो लिस्टें आई, उसमें दिल्ली के से केंद्रीय नेतृत्व मुझे लगता है राज्य के सामने नतमस्तक होता हुआ दिखाई दिया। सारे एमएलए, सारे मंत्री उनको रिपीट करने पड़े, क्योंकि हारी हुई सीटों पे इतना विद्रोह हो गया। जीती हुई सीटों पे यदि हमने कुछ इधर उधर करने का प्रयास किया तो ये 4 सीटें भी नहीं नसीब होगी विधानसभा में, इतना विद्रोह होगा। तो ये जी बीजेपी मध्य प्रदेश में एक हारी हुई लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है। जी कैलाश विजयवर्गीय को उतारा, बताइए, वो खुद कहते हैं कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, मैं 50,000 से जीत जाऊंगा, मैं लड़ना ही नहीं चाहता, अब मैं बड़ा नेता हो गया हूँ, मेरे से वोट दरवाजे दरवाजे पे घूमने के लिए बोल रहे हाथ जोड़ते हुए। ये तमाम अशोक चीजें भाई, इस बात का। हाँ जी अशोक भाई, एक छोटा सा इसी में, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक प्रश्न और करके फिर मैं निकलेंगे मध्य प्रदेश से। अखिलेश यादव जी ने का कल एक बयान आया है, उनका, उनके जो पटेल जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में सपा के, अब अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि भाई ये कांग्रेस बताए कि वो स्टेट में भी इंडिया गठबंधन रहेगा कि केवल लोकसभा इलेक्शन में रहेगा, क्योंकि हम तो चाहते थे लेकिन गठबंधन हुआ नहीं। और अखिलेश जी वहां पे अपने 7 कैंडिडेट पहले उतारे थे, जहां पे कांग्रेस के ऑलरेडी सिटिंग 3 विधायक थे, और अब 9 और उतार दिए हैं, और भी उतारने की बात है। मैं जरा इस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहता हूं, क्योंकि ये मानसिक रूप से एक मैसेज ठीक पूरे देश में भेज रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मानता मैं। भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र में और लोकसभा में, विधानसभा लोकसभा में गठबंधन करती थी शिवसेना के साथ, अकाली दल के साथ। लेकिन शिवसेना को महाराष्ट्र के बाहर कभी उन्होंने एक सीट नहीं दी। शिवसेना उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बीजेपी के खिलाफ भी अपनी उम्मीदवार उतारती रही है। ये हर राज्य में ये है। आप इंडिया गठबंधन में यदि स्टैलिन है, और कल स्टैलिन ने कहा मुझे भी मध्य प्रदेश में सीटें चाहिए, कहां से देंगे? कल इंडिया गठबंधन के तृणमूला कांग्रेस ने कहा कि अखिलेश हमको सीटें चाहिए, क्या अखिलेश तृणमूला कांग्रेस को सीटें देंगे? अखिलेश की यदि वहां 2 या 3 सीटें हैं तो अखिलेश ये कह सकते हैं कि मेरे 2 या 3 सीटें हैं, मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं बीजेपी कांग्रेस का समर्थन करता हूं, जब सरकार बनेगी तो मेरे कुछ लोगों को कारपोरेशन या कहीं जगह एडजस्ट कर लेंगे। क्या जिस हिसाब से ये सीटें यहां मांग रहे हैं, क्या उस हिसाब से सीटें यूपी में देंगे? ये अखिलेश अपने पैरों पे पत्थर मार रहे हैं। यदि उन्होंने कहा कि चलो आइए, जो जिन जिन इंडिया गठबंधन को जो जो चाहिए सीटें बोल दीजिए, अखिलेश कितनी चाहिए सीटें? 9 चाहिए, ले लीजिए। क्या अखिलेश लोकसभा और विधानसभा में ऐसा ही अकोमोडेट करेंगे? अखिलेश के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, 82 सीटें हैं लोकसभा में। कल तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा कि भैया देखो, सभी, हमने भी कहा आप आइए, कलकत्ता में लड़ाइए चुनाव, हम शेयर करते हैं आपके साथ, और अब यूपी में हम आएंगे तो आप कहते कि आपका वोट परसेंटेज नहीं है।
तो ठीक है। अखिलेश को ये समझ लेना चाहिए ये गठबंधन किस बात का है। जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को पीछे ताकत झोंकनी पड़ेगी। अखिलेश का बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एक एक दो दो सीटें हैं, और एक एक दो दो सीटों के चक्कर में यदि आप पूरा गठबंधन को बदनाम करना चाहते हैं, या फिर आप वहां शेयर मांगते तो उतना ही प्रपोर्शनेट में शेयर इधर दे दीजिए आप। सवाल ये है कि आपको अकोमोडेशन कैसा चाहिए, वर्तमान में जरूरत क्या है। भाई एक यूपी छोड़ा तो अखिलेश कहाँ है। कांग्रेस तो अखिलेश मतलब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही एक राज्य है कि जहां सबसे ज्यादा ये है सरकारें राज्यों हैं। में जी। राज्य में हिमाचल में है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, 3 जगह उनकी सरकारें हैं। वो तमिलनाडु में पार्टनर है, राजस्थान भी है भाई। राजस्थान भी उनके पास 4 जगह है। देखिए आप, अभी तो राजस्थान चुनाव में तो भूल गए थे। उसके बाद नंबर 2 पे आम आदमी पार्टी है, जिनकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। अखिलेश की एक जगह सरकार नहीं है। तो आप जब बोलते हो तब आपको उत्तर प्रदेश के भी चुनाव ध्यान में रखने होंगे। ठीक बात। या आपके जी वोट जी परसेंटेज से आप शेयर होल्डिंग करिए। आपका जो समाजवादी का जो वोट परसेंटेज है मध्य प्रदेश में, उसके हिसाब से तो 1.5 सीट में 1 सीट बड़ी मुश्किल से मिलेगी अखिलेश को। जी जी। ये ध्यान में रखना जरूरी है। मैं दर्शकों को बता दूं कि पिछले 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1 सीट, 2013 में 0 सीट और 2008 में 1 सीट मिली थी। 2003 में के वाले चुनाव में जब में 7 सीटें मिली थी, जब पहली बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि जब वो 7 सीटें मिली तो बीजेपी को 178 सीटें मिल गई थी। तो अगर अखिलेश जी बीजेपी मतलब कांग्रेस की कॉस्ट पे बीजेपी, अब वो उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका मतलब, जो स्टेटमेंट आया मुझे सुन के हंसी आई, इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, कांग्रेस केवल सपा को हराना चाहती है। अब ये स्टेटमेंट तो बचकाना था। मैं भाई आपकी वो औकात। भाई देखिए, कांग्रेस यदि उत्तर प्रदेश में साथ देने से मना करे तो आप समझो कि कांग्रेस हराना चाहती है, और कांग्रेस औकात से ज्यादा सीटें मांगे। कल कांग्रेस ने यूपी के लोक विधानसभा में कहा कि भैया हमको 100 सीटें चाहिए। कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी सीटें 100। तो ये कुल मिला के आपको वो देखना होता है कि आपका वोट परसेंटेज क्या है। आपको यहाँ सेक्रीफाइस करके इन तीनों राज्यों में आपकी सीटें नहीं आई तो क्या होगा। जी जी जी। ये तमाम चीजें यदि ध्यान में रखा जाए तो ये इंडिया गठबंधन, मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिस है और कुछ नहीं। जी जी। मैं और यदि अशोक भाई आपने वहां एक उम्मीदवार खड़े कर दिए तो उम्मीदवार तो जी वहां हारेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ वोट 1-8% वोट आपको आ जाएगा, लेकिन आप अपनी मुसीबत अपने उत्तर प्रदेश के बार्गेनिंग के लिए कर रहे हैं। जी जी। मैं अशोक भाई एक डेवलपमेंट और है, और वो मतलब मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मिजोरम कम से कम राष्ट्रीय नेताओं ने जाना शुरू किया। अखिलेश यादव, अरे माफ कीजिएगा, राहुल गांधी अभी 2-3 दिन रह के आए मिजोरम। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना वो मिजोरम में रहे और जो जो इश्यूज उठाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। क्योंकि वो तो मणिपुर की बात उठा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये आपने एक स्टेट में 2 स्टेट बना दिए हैं, क्योंकि यहां नहीं आ सकते हैं। वो बहुत मूल सवाल उठा रहे हैं। मैं थोड़ा एक मिजोरम विजिट पे राहुल गांधी का, क्योंकि ये उन्होंने राजनेता वाला काम किया है। ये दुर्भाग्य है कि मुझे याद है कि किसी एक आध स्टेट में जब राहुल गांधी नहीं टूर कर पाते या जा पाते या एक आध रैली करके रुक जाते हैं, तो यही बीजेपी वाले बार बार कहते थे कि क्यों भाग रहे राहुल गांधी, उस राज्य में क्यों नहीं जाते, कांग्रेस की युवराज क्यों नहीं जाते। तब उनको अपने से ज्यादा कांग्रेस की फिक्र हुआ करती थी। आज मिजोरम में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते, सवाल ये है कब जाएंगे। बाकी जगह इतनी रैलीज कर दी, एक आध रैली वहां भी करेंगे। प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट का फोबिया क्यों हो गया है। क्या जलता हुआ मणिपुर एक ऐसा नासूर बन गया गले में कि आपको समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करें। मणिपुर के जलते हुए छोड़ के आप मिजोरम में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। मिजोरम में कुकीज है, वो सवाल उठाएंगे। और हमने अक्सर देखा 2014 के बाद हमने
देश की आजादी से लेके 2014 तक हमने प्रधानमंत्री को मीडिया को फेस करते हुए देखा। प्रधानमंत्री को सवालों के जवाब देना भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी सवालों से भागते हैं, लेकिन सवाल वो जो चाहे वही पूछना पड़ता है। पत्रकारों के सवाल वो नहीं पूछते, फिर उनको इंटरव्यू देने का बहुत ही ज्यादा उत्साह आ गया तो फिर वो अक्षय कुमार को बुला लेते हैं और फिर अक्षय से सवाल पूछवाते हैं जो विश्व की बड़ी समस्या है, सारा विश्व जिससे जूझ रहा है, उसका जवाब हमारे विश्व गुरु देते हैं कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। जी जी जी। मैं अशोक भाई, एक और इशू आया है, ये महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे वाला। महुआ मोइत्रा के जो पुराने एक मित्र थे, उनसे उनका अलगाव हो गया, उसको लेके उन्होंने कोई पत्र लिखा है, उसको निशिकांत दुबे ने एक बड़ा वो बनाया है कि भाई ये तो हीरानंदानी ग्रुप के से पैसा लेके अडानी जी को टारगेट करती थी, और इनके जो जो लॉगिन एक्सेस है, जो इनके कंप्यूटर का एक्सेस है पार्लियामेंट का, उसको हीरानंदानी के लोग चलाते थे। इस तरह के उन्होंने आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए हैं और वो चिट्ठी भेज दी है। उधर से राजीव चंद्रशेखर भी कूद गए हैं इस उसमें। मैं थोड़ा इस पे आपका, क्योंकि महुआ मोइत्रा, मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात बता दूं, 3 लोग अडानी के खिलाफ बोल रहे थे। राहुल गांधी, उनको चुप कराया गया। संजय सिंह राज्यसभा में बोल रहे थे, उनको जेल भेज दिया गया। और लोकसभा में सबसे मुखर होकर अगर कोई अडानी के अगेंस्ट बोल रहा था तो वो महुआ मोइत्रा बोल रही थी। इस पे मैं एक टिप्पणी चाह रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी आपने कहा कि चुप कराया गया, नहीं, राहुल गांधी आज फिर बरसे हैं कोल स्कैंडल को लेके। उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी को इन्होंने पार्लियामेंट से बाहर करके प्रयास किया है कि आप चुप हो जाए, लेकिन बाद में पता पड़ा कि आप किसी चीज को, मुर्गे के ऊपर आपने यदि कपड़ा डाल दिया तो सुबह नहीं होगी, ये सोचना मूर्खतापूर्ण काम है। सूरज अपना काम करता है, हो सकता है मुर्गा बाग थोड़ी देर से लगाए जब वो सूरज को देखे तब। तो इन्होंने वो प्रयास किया था। राहुल गांधी रास्ते पे उतर आए। राहुल गांधी को फोरम कौन सा भी दो, राहुल गांधी रैली नहीं करेंगे तो किसी लड़के के पीछे बैठ के, कुरियर एजेंट के पीछे बैठ के यदि मोटरसाइकिल पे घूमते हैं तो उसमें भी वो लोगों के बीच में प्यार पाते हैं। आज के डेट में राहुल गांधी की लोकप्रियता ये सबके लिए किरकिरी, खासकर सत्ता पक्ष के लिए किरकिरी हो गई। रही बात अडानी जी की, तो हीरानंदानी और अडानी कॉम्पिटिटर है, और अडानी हीरानंदानी से पैसा लेके मोइत्रा ने अडानी के लिए सवाल पूछे। तो ये एथिक्स कमेटी की बात करते हैं। अब वो मामला इन्होंने ओरल, मैंने पत्र पढ़ा है आज जो स्पीकर महोदय से आया है कि आपके ओरल कंप्लेंट पे हमने एथिक्स कमेटी पे मामला भेजा है और आप एथिक्स कमेटी के सामने जाके सारी बातें बताइए। जिस वकील का पत्र है वो लिव इन रिलेशन में थे मोइत्रा के बॉयफ्रेंड थे, प्रेमी थे, साथ में रहते थे। बहुत सारी बातें होगी। कई उद्योगपति हमको भी मिलते हैं, कई उद्योगपति आपको भी मिलते होंगे। जी जी। क्या क्या उद्योगपति से बात करना, यदि कल कोई ये कहे कि निशिकांत दुबे जी अडानी जी के साथ, अडानी जी के लिए इसलिए बैटिंग कर रहे हैं कि उनको कुछ वहां से मिल रहा है, आरोप लगाने में क्या जाता है, मुंह में जबान है, आपने बोल दिया, काम खत्म हो गया। अडानी जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं ये कोई हेयर से आरोप नहीं है। अडानी जी के ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए। हिंडनबर्ग क्या करती है मैं उससे मायने नहीं है। यदि दाऊद इब्राहिम का लैपटॉप जब्त होता है, उस लैपटॉप से मुझे कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं कि जो बड़े नेता देशद्रोह के रूप में काम कर रहे हैं या कोई उद्योगपति यदि उसमें है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो दाऊद इब्राहिम का लैपटॉप है, आपने कैसा बोल दिया। दाऊद इब्राहिम के लैपटॉप में वो उद्योगपति क्या कर रहा है। सवाल कोल घोटाले का था, अब छोड़ दीजिए सब। अडानी जी इतने पाक साफ है जिनके लिए निशिकांत दुबे भी क्या करते थे। निशिकांत दुबे जी का भी लाइजनिंग का एक पीछे बैकग्राउंड ऐसी चर्चा है जिसको अंग्रेजी में बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड में कॉर्पोरेट अफेयर्स वो लाइजनिंग कहते हैं, जिसके आम भाषा में दलाली कहते हैं। लॉबिस्ट बोलते हैं ये दलाली, हम लोग दलाल बोलते हैं, सामान्य बात में दलाल करते हैं। तो ऐसे सत्ता के गलियारों में ऐसे दलाल बहुत घूमते हैं। अडानी जी को तो गुजरात गवर्नमेंट ने पैसा मांग लिया और किसी ने नहीं। अब गुजरात गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, मोदी जी की सरकार है वहां पे। उन्होंने ही अडानी पे आरोप लगाया कि आपने कोल के ज्यादा पैसे लिए हमसे। कोल जिस रेट में इंडोनेशिया में मिल रहा था उससे कई गुना रेट आपने लगाए।
आप हमारे 9,000 करोड़ रुपए वापस कर दो, 19,000 करोड़ रुपए जो आपने लिए हमको वापस कर दो कोल के भाव के बढ़ोतरी में। यदि गुजरात सरकारी पैसा मांगते तो निशिकांत दुबे ने उसके बारे में भी बोलना चाहिए ना थोड़ा सा। इतना तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित रहो कि नरेंद्र मोदी जी के राज्य को अडानी लूट गया, उनकी सरकार ने पैसा वापस मांगा और आप अडानी जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बेसिकली वो जो वकील साहब है जिनके और लिव इन रिलेशन में थे, उनका मैत्रा का ब्रेकअप हो गया और एक कुत्ते की लड़ाई है बेसिकली। कुत्ता मेरे को चाहिए, कुत्ता मेरे को चाहिए। इस कुत्ते की लड़ाई में अब मैं क्या बोलूं, इतनी कुत्तागिरी हो गई है अभी कि बड़े बड़े बुलडॉगों के बारे में चर्चा होने लगी है इसमें, जो देश को खा रहे हैं। सवाल है ये, ऐसा यदि होने लगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि कल कोई भी जाएगा एथिक्स कमेटी, वो स्पीकर को कोई दूसरा सांसद लिख देगा कि अडानी जी देश को लूट रहे हैं और ये लूटने के लिए ये तमाम लोग अडानी का बचाव कर रहे हैं क्योंकि अडानी जी के बारे में बोलने नहीं दे रहे। जाओ एथिक्स कमेटी में। स्पीकर किस किस को एथिक्स कमेटी में बताएगा? आनंद जी, आप और हम, आप तो हमसे सीनियर है जर्नलिज्म में, आप पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटिकल पार्टी में भी रह चुके हैं। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है जनहित में भी, जनहित में पूछे हुए सवालों की वजह से किसी ना किसी को फायदा और किसी ना किसी का नुकसान होता है। एक टेंडर गया एक पुल बनाने का, हायर टेंडर डालने के बाद भी एक कंपनी को मिला, सरकार ज्यादा पैसा लुटवा रही है उस पुल पे, इसलिए किसी सांसद ने सवाल उठाया। तो कल कहीं ये कह सकता है कि ये जिसका टेंडर जिसको नहीं मिला L1 वाले को, जो सबसे लोअर था, वो सांसद के यहां गया कागज लेके, सांसद को कागज दिए और सांसद ने सवाल पूछा। सांसद ने इसलिए सवाल पूछा कि महंगे आदमी को पुल का ठेका क्यों दिया, लेकिन इससे फायदा किसका हो रहा है? जिसने L1 दिया उसका टेंडर कैंसिल होगा तो इसको मिलेगा, फायदा तो किसी ना किसी का हो रहा है। तो किसी ना किसी का तो हर सवाल पे फायदा उठाता है। तो पार्लियामेंट के यदि सवालों की फेहरिस्त निकालूं मैं, तो हर सवाल पे मैं एथिक्स कमेटी में जाना पड़ेगा। जी जी। प्रधानमंत्री जी अडानी जी के प्लेन में घुमा करते थे, नहीं घुमा करते थे एक जमाने में जब मुख्यमंत्री थे या जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब? तो क्या प्रधानमंत्री जी जो प्लेन में शपथ लेने आ रहे थे, शपथ लेने आते समय प्रधानमंत्री ने जो अडानी जी के प्लेन का उपयोग किया, क्या उसकी कीमत देश इतनी बड़ी चुकाएगा क्या जिसमें 10 प्लेन आ जाते हैं? क्या किराया वसूलेंगे? मेरे देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने जो अहमदाबाद से दिल्ली लाया, उसका किराया कितना वसूलेगा अडानी भाई? ये भी प्रिविलेज कमेटी में, ये भी एथिक्स कमेटी में जाना चाहिए। ये शुद्ध रूप से अडानी जी को सवाल पूछने वालों को मुंह बंद करना है। आनंद जी, एक काम और हुआ है जी, नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अपने बिरादरी के लोग हैं। एक महिला पत्रकार है, पहले अंग्रेजी अखबार में काम करती थी, बड़ी अडानी जी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। जी जी जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो अडानी जी के बारे में छापने से रहा। यूट्यूब के कुछ पोर्टल्स थे जो पत्रकारिता को जिंदा रखने की बात करते हैं, जो हम तीसरे नंबर पे, देश में दूसरे नंबर पे है, धन्यवाद देता हूं मैं, और लगातार सरकार के खिलाफ आग उगलते हैं। ऐसे कई बड़े नाम हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो अडानी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, ना हिंडनबर्ग के बारे में बोले, ना वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने किया वो बोले, ना कोल स्कैंडल पे बोले। इतने 3 मेजर इश्यूज ये लोग नहीं बोले क्योंकि ये भी दबी जुबान में बोलते कि भाई अडानी छोड़ के बाकी बोलेंगे ना, जरूरी है कि अडानी को बोलने का। तो उस महिला पत्रकारों ने सबसे दोस्ती करके जो भी आदान प्रदान हुआ होगा पता नहीं पैसे का, हम जिन जिन लोगों के साथ शो करते हैं उनको, उन्होंने भी हमको बताया, उनके पास भी लोग पहुंच गए जी। उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ नहीं है, हमारी कीमत आप नहीं लगा सकते, आप वर्ल्ड के सबसे बड़े अमीर आदमी होंगे लेकिन आपके औकात में आप हमको खरीदें। तो जब वो खरीद नहीं सकते किसी को तो नष्ट तो कर सकते हैं, फिर डालो जेल में, इनको पार्लियामेंट से बाहर करो। कैश फॉर क्वेरी तो बड़ा केस क्लियर था,
इधर से कैश लो, उधर से सवाल पूछो। जिन लोगों ने कैश देने की बात कही उनके सवाल भी पूछे गए थे, वो भी प्रूफ था। कैश देने वाले बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके आए, वीडियो का सत्यापन हुआ, वीडियो ठीक था, इसलिए कैश फॉर क्वेरी होता है। कल तो कोई कहेगा कि अशोक वानखड़े अंबानी के लिए काम कर रहा है क्योंकि जियो फोन यूज कर रहा है, जियो का कनेक्शन है उनके फोन पे, तो अंबानी उनको जियो कनेक्शन दे रहा है, फिर तो मैं भी अडानी के लिए काम कर रहा हूं, यदि अडानी पावर का बिजली यूज कर रहा हूं तो फिर ऐसे देश में तो कोई किसी को सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। अशोक भाई चाहे पॉलिटिक्स हो और चाहे पत्रकारिता, मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे पास जो मेजोरिटी वो आते हैं वो दूसरी पार्टी वाला आता है, जिसका प्रमोशन नहीं होता है, वो सारे कागज लेके आ जाता है कि साहब ये देखिए, लेके आता है। जो आपने कहा ठेके वाला, तो ये कोई मैं हमेशा कहता हूं, आनंद वर्धन या अशोक वानखड़े डिफेंस एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, एक्सटर्नल अफेयर एक्सपर्ट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, साइंटिफिक, ये सारे एक्सपर्ट हम नहीं हो सकते। जिसके साथ अन्याय होता है वो फाइल लेके आता है, उसको समझ के लेने में 1 दिन लगता है, वो पूरा सिस्टम समझना पड़ता है, क्या होता है, कैसा होता है। एक बच्चे स्टूडेंट जैसे हम सीखते हैं उससे, और जब उस पे लगता है कि इस पे अन्याय हुआ और यदि ये देश हित में है इसका अन्याय उठाना, तो हम उस इशू को उठाते हैं। ऐसे कई फाइलें मैंने रिजेक्ट की, उन्होंने कहा कि आपको इतना बड़ा घोटाला दिया और आप नहीं उठा रहे। मैंने इससे क्या देश का नुकसान क्या हुआ, मुझे बताओ, चलो बताओ। ये आपका निजी नुकसान हुआ इसलिए आप मेरे पे आ रहे। जी ये मेरा प्लेटफॉर्म मैं खंदा किसी को गोली चलाने के लिए नहीं दूंगा। अडानी जी कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है हमारी कि भाई लड़की दी थी वो वापस कर दी उन्होंने, ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारी शादी का रिश्ता टूट गया इसलिए अशोक वानखड़े नाराज है। या जमीन जोत ली अच्छा थी, काम कर रहे हैं सराखों पे। अडानी जी अच्छा काम करेंगे, जय जयकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया। लेकिन इस देश को लूटोगे, कोविड के पीरियड में लूटोगे, जब देश मरने के कगार पर थे, किसी को जिंदगी की कोई चिंता नहीं थी, लोगों के जॉब चले गए थे, हजारों किलोमीटर लोग पैर पैर चल रहे थे, देश पैसे के लिए त्राही त्राही कर रहा था। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि तुम ये वैक्सीन खरीदो। बाद में सर्वोच्च न्यायालय की इंटरवेंशन से वो वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी, जिसके लिए केंद्र सरकार बोलती कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अरे देश आजाद हो गया तब से वैक्सीन फ्री आता रहा देश का। पहली बार वैक्सीन की कीमत लगाने वाली ये सरकार, मोदी सरकार, अपने आप को वैक्सीन के लिए क्रेडिट लेती है, शर्म आती है। देश आजाद हो गया तब से वैक्सीन हमेशा फ्री आती रही, इन्होंने पहली बार उसको बेचा है और फिर कहते कि हमने इतने लोगों को दिया। मतलब बेशरमपना की हद हो गई, मोटी चमड़ी है। अशोक भाई ऐसे पीरियड में यदि अडानी ने कोल स्कैम किया है, इसकी जवाबदेही तो देनी होगी। चाइनीज लोगों ने पैसा दिया करके विकिलीक्स किया, तो चाइनीज कनेक्शन जो अडानी जी के है उसको भी एक्सप्लोर करो ना भाई। अडानी जी के भी तो चाइनीज कनेक्शन है। जी जी मैं अशोक भाई इसमें आगे, क्योंकि दर्शकों को भी ये समझ में तो आता ही है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा रॉकेट की स्पीड से उनका व्यापार बढ़ा है, उनका आमदनी बढ़ी है, उनका व्यापार बढ़ा है और वो सब हुआ है। मैं एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय का वो है, बहुत संक्षेप में, ये मनीष सिसोदिया साहब के साथ मुझे थोड़ी सहानुभूति है। कोर्ट चिल्ला चिल्ला के कहती है कि इसमें कुछ दम नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट में तो 2 मिनट नहीं टिकेगा, ये 4 अक्टूबर से चल रहा है, आज हम 18 अक्टूबर में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन उनकी बेल नहीं, वो बाहर नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट बहुत आराम। आनंद जी, मैं हमेशा कहता हूं, अब 30 साल 35 साल की एक्सपीरियंस के बाद में तो हमेशा कहता हूं कि मैं हमेशा किसी भी केस के निर्णय का ऑपरेटिव जजमेंट देखता हूं। कई बार टिप्पणियां से लगता है कि जज साहब ने बिल्कुल दिल खोल के कॉन्स्टिट्यूशन को नजर रखते हुए न्याय किया है, और वो पूरा जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तब सर पे हाथ रखता है कि भाई जब तू इतना कह ही रहा था तो ये ऑपरेटिव जजमेंट में क्यों नहीं आया। कि हम जानते हैं कि आनंद वर्धन ने गुनाह नहीं किया, हम ये भी जानते हैं कि आनंद वर्धन के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, हम ये भी जानते हैं आनंद वर्धन के खिलाफ कोई अभी तक केस नहीं रहा, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन आनंद वर्धन को बेल नहीं दे पाते। अरे सब कुछ जानते हुए बेल नहीं देते तो फिर तुम्हारी जानकारी का फायदा क्या।
जो सवाल उठाए सर्वोच्च न्यायालय ने वो वैलिड सवाल है। वेयर इज मनी? देयर इज नो मनी। विदाउट मनी हाउ कैन बी अ मनी लॉन्ड्रिंग? उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए, तो बोले आपको गारंटी है कि जो 100 करोड़ रुपए गोवा गए सब दारू वाले गए? कैन यू जस्टिफाई? उन्हें कहा सब 35 लाख का, वो 32 लाख का चेक दिया। बोले जब चेक दिया किसके नाम से दिया, किस बैंक में जमा हो गया? मनीष सिसोदिया के? बोले नहीं सब पार्टी के नाम पे जमा हो गया, पार्टी का चंदा था। तो बोले पार्टी को पकड़ो, पार्टी को पार्टी बनाओ। यदि पार्टी को पार्टी बनाओगे तो फिर एक ही केस में दो पार्टी कैसी हो सकती है भाई? पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का किसने लिया? मनीष सिसोदिया ने। एक ही 32 लाख मनीष सिसोदिया ने भी लिया, पार्टी में लिया, 64 लाख होना चाहिए। एक ही 32 के लिए कैसा कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि वी आर थिंकिंग टू मेक आम आदमी पार्टी अ पार्टी। तो उन्होंने कहा सोच समझ के बोलिएगा इसी केस में ना, तो गड़बड़े गए। बोले सर हम अभी अभी बताते हैं आपको अगली बार। लेकिन मुझे लगता है कि इनको जमानत मिल जानी चाहिए, और इनको जमानत जी मिलती है तो फिर संजय सिंह को जमानत मिलती है, क्योंकि इनके ऊपर चेक लेने का आरोप है। संजय सिंह तो सिर्फ मिलवा के गए। अभी बोल रहे संजय सिंह के खिलाफ भी कुछ करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़, ये आंकड़ा देते हैं, लेकिन इन पे मेरा विश्वास नहीं है। तो मेरे पास एक जी स्टॉक में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं दुर्भावना के साथ या गलत नहीं बोलता। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया। सारे अखबारों ने 100 करोड़ वसूली सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार को बदनाम किया। अल्टीमेटली ईडी ने 8 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन किया, 8 करोड़, और चार्जशीट 1.25 करोड़ की लगाई। 100 करोड़ का आरोप जिसने लगाया था उस पुलिस कमिश्नर ने अफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सॉरी हाई कोर्ट के सामने। इट वॉज हियर ऑन द हियर से, लोगों की बातचीत सुन के मैंने 100 करोड़ कहा। तो उन्होंने कहा कि आप आईपीएस ऑफिसर है, प्रूफ लाना ही आपका काम है, आपको तो कम से कम कानून नहीं, सीआरपीसी तो नहीं आपको सिखाना पड़ेगा। तो 100 करोड़ तो तभी हमने किसी से सुना था साहब, ये 100 करोड़ रुपए मांग रहे, आपसे मांगे थे क्या? नहीं, मैंने सुना था। सुना था वाली बात नहीं होती। सुन तो मैं भी लेता हूं कि राहुल गांधी चाइना से पैसा लेता है, सुन तो मैं भी लेता हूं नरेंद्र मोदी भी सीआई के एजेंट है, सुन तो मैं भी लेता हूं कि मोरारजी देसाई भी सीआई के एजेंट होते हैं। लोगों के जबान में हड्डी नहीं होती। कोई भी किसी को नापसंद करता है तो कोई भी आरोप लगाता है, लेकिन मैं मेरे प्रधानमंत्री को कभी सीआईए का एजेंट नहीं कह सकता, जीवन में नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रधानमंत्री की चेयर पे हो गया वो तानाशाह हो सकता है, वो अपना चीज कर सकता है, लेकिन इस देश को दूसरे देश के हाथ में बेच नहीं सकता। ये देश उद्योगपति को बेच सकता है, लेकिन सीआईए के सामने ये देश नहीं बिक सकता, ये मुझे गारंटी है। इसलिए मैं उस आरोपों को नकारता हूं। लेकिन 143 करोड़ जनता है, 143 करोड़ जबान है, हर आदमी अपना जबान, और ये सोशल मीडिया आने के बाद तो हर आदमी एडिटर हो गया, खुद ही फेसबुक पे बता देता है, संपादकीय लिख देता है वो देश में क्या चल रहा है। तो ये ऐसा ही मोहिया मत्रक का भी ऐसा ही मामला आया, जो मामला अडानी जी का था। अडानी जी के पहले हिंडनबर्ग ने जो कंपनियों के नाम दिए, उस कंपनी के बारे में हम क्लियर कट सामने आना चाहते हैं। मेरे देश में यदि अडानी जी डिफेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाईज, एयरपोर्ट्स जैसे महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं, ऐसे कंपनियों में पैसा चीन का आता है, ड्रग मनी है, हथियारों का मनी है, या चाइना का मनी है, पाकिस्तान का मनी है, ये पूछने का अधिकार मेरे पास है। ये देश का मैं एक नागरिक हूँ, उतना ही चिंतित हूँ जितना मोदी जी और अडानी जी देश के लिए चिंतित है, उनसे ज्यादा ही हूँ, क्योंकि उनको अपने कंपनियों के बारे में और मोदी जी को जो बीजेपी के बारे में चिंता करने की जरूरत है, मुझे तो वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सवाल सिर्फ इतने थे कि आप बता दीजिए कि ये शेल कंपनी के बाप कौन है, इतना ही पूछा था। डीआरआई ने जो लेटर लिखे हैं कि जो 150 करोड़ रुपए कैसे साइफन हुए, कैसे आपने वहां से दुबई से इक्विपमेंट, यूएई से इक्विपमेंट मंगाए, उसका ओवर बिलिंग किया, वो 1,500 करोड़ रुपए आपने वहां ऑफिशियली भेजे, फिर वो 1,500 करोड़ रुपए आपके मॉरिशस की कंपनी में ट्रांसफर हुए, उसी कंपनी से जिसने आपने सामान खरीदा, और जिस कंपनी में ट्रांसफर हो गए वो विनोद अडानी की कंपनी थी, आपके भाई की, और फिर वो कंपनी आपकी कंपनी में शेयर पैसा लगाती है। तो क्या आपने अपने ही पैसा नंबर 2 का बाहर भेज के नंबर 1 का करके लाए हो, विदेशी निवेश बोलते हो? ये सवाल पूछे, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये डीआरआई के पत्र में लिखे हुए ट्रांजैक्शन है, सरकारी एजेंसी ने लिखे, और तब के जो सेबी के चेयरमैन थे उन्होंने उसको उठा के रद्दी की टोकरी में डाला।
क्योंकि उनको अडानी जी को मदद करनी होगी और उसका उनको खामियाजा बिल्कुल उसका उसको ये मिला, बख्शिश मिला। रिटायरमेंट के बाद सिन्हा अडानी जी के कंपनी में डायरेक्टर है। जी जी। तो सिन्हा जी के ऊपर भी केस चलना चाहिए, दुबे जी को सिन्हा जी के बारे में भी जरा बोलना चाहिए, क्योंकि अडानी जी की सुपारी लेके बोलोगे तो फिर ऐसा ही कहना पड़ेगा मुझे। नहीं तो फिर जितना मोहिया मित्रा के बारे में आप चिंतित हो, उतने आप उस सिन्हा साहब के लेटर के बारे में क्यों नहीं चिंतित हो? लेटर डीआरआई ने लिखा था, किसी और उल्लू चुल्लू ने नहीं लिखा था, किसी लॉयर ने नहीं लिखा था, कि जिसको अडानी जी के साथ कोई लिव इन में किसी लड़की ने नहीं लिखा था कि हम लिव इन में थे, ब्रेकअप हो गया तो लिख दिया। ये तो वकील लिव इन में था, ये आपस का झगड़ा रास्ते पे ले आया। डीआरआई के पत्र को जवाब क्यों नहीं निशिकांत दुबे मानते? यदि वो देशभक्त है, देश प्रेमी है, तो ये सिन्हा साहब को सवाल पूछना चाहिए उनके, लेकिन वो पूछेंगे नहीं। मैं जानता हूं निशिकांत जी को, वो राष्ट्र प्रेम उनका सब्जेक्टिव है। अडानी जी के खिलाफ बोलने पे ही उनको राष्ट्र प्रेम अंदर से कूद आता है। देश का नुकसान होता हुआ उनका राष्ट्र प्रेम कभी नहीं आता, क्योंकि वो अडानी जी से प्रेम करते हैं, वो मोदी जी और शाह जी से प्रेम करते हैं, वो देश से प्रेम नहीं करते। ये उनका प्रॉब्लम है। चलिए अशोक भाई, थैंक यू सो मच। और अगले हफ्ते तक चीजें और क्लियर हो जाएंगी, कांग्रेस की सारी लिस्ट निकल चुकी होगी, तब शायद चीजें और साफ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।